नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र की डिजिटल कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध जो आपके द्वितीय इकाई का विषय है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से जो इस इकाई में तुर्कों का प्रतिरोध है वो 1526 ईस्वी तक का है, अर्थात दिल्ली सल्तनत के काल में राजपूत शासकों ने सल्तनत के शासकों का प्रतिरोध किस प्रकार किया, यह इसका मुख्य विचार बिंदु है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली के सुल्तानों का रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़ और अन्य रियासतों के साथ किस प्रकार का संबंध रहा, इसकी हम इस व्याख्यान में आपसे चर्चा करेंगे। तो यह विषय जो है काफ़ी बृहद विषय है अपने आप में, और इससे संबंधित इस व्याख्यान में तो इसका प्रस्ताविक ही चर्चा में रह पाएगा। आगे 4 भागों में हम इस प्रतिरोध को, तुर्क प्रतिरोध को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लगभग 3 शताब्दी तक राजस्थान के कुछ भागों को विदेशी आक्रमण का कोई भय नहीं रहा। अरब आक्रमण का राजस्थान के राजनीतिक जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा। भीनमाल का चाप वंश और चित्तौड़ का मौर्य वंश तो अवश्य अरब आक्रमण से जर्जरित हो गए, परंतु साथ ही साथ राजस्थान में गोहिल, चौहान, परमार और प्रतिहार इतने शक्तिशाली हो गए कि अरब शक्ति राजस्थान के राजनीतिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ न सकी, और ये वंश उत्तरोत्तर प्रबल होते रहे। इन राजवंशों की प्रबलता का परिणाम यह हुआ कि न केवल राजस्थान अधिक समय तक अपनी सीमा को विदेशी आक्रमणों से बचाए रख सका, वरन वह उत्तरी हिंदुस्तान में भी एक निर्भयता का वातावरण बनाए रखने में सहयोगी रहा। जो राजपूत वंश अपने भी अधिवासन प्रयत्न में लगे रहे, उन्हें चारों ओर सफलता मिलती रही। इनके नेतृत्व में जनजीवन भी सांस्कृतिक उत्थान करता रहा, परंतु 11वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उत्तर भारतीय राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ आया। उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्बर तुर्क जाति अपने विध्वंसकारी अभियानों से युग युगांतर के सांस्कृतिक जीवन को समाप्त करने पर उतारू हो गई। जहाँ जहाँ भारतीय समृद्धि तथा धर्म के प्रतीक उन्हें दिखाई दिए, उन्हें वे नष्ट कर अपने धन संग्रह की भावना को शांत करने लगे। इस जाति का नेतृत्व सर्वप्रथम महमूद गजनवी ने किया। उसकी 1008 ईस्वी की कांगड़ा, 1009 ईस्वी की नारायणा अलवर के पास, 1014 ईस्वी की थानेश्वर और उसके कुछ समय बाद शाही राज्य की विजयों ने उसे राजस्थान के निकटवर्ती भागों तक पहुंचा दिया। वास्तव में यह बड़ा उपयुक्त अवसर था कि राजस्थान के भाटी, गोहिल, चौहान आदि शक्तियां मिलकर महमूद का मुकाबला करते। भारतीय सैनिक इतिहास के दुर्भाग्य के अवसरों में यह भी एक ऐसा अवसर था जब वहाँ के राजपूत संगठित न हो सके और अपनी अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहे। इतना ही नहीं, इस समय इन प्रमुख राजपूत वंशों ने आपसी संबंध भी अपने बिगाड़ लिए। स्थानीय समस्याओं में लगे रहने के कारण उन्होंने इस बड़े राजनीतिक बवंडर की उपेक्षा ही की।
महमूद की बढ़ती हुई धनलोलुपता ने उस समय गुजरात की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वहाँ का सोमनाथ का मंदिर अपनी समृद्धि के लिए बड़ा प्रसिद्ध था। हमारे देश के विभिन्न भागों के निवासी उसको तीर्थ रूप में मानते थे और उसमें श्रद्धा से अपना चढ़ावा भेंट करते थे। महमूद ने जैसलमेर के निकट लोद्रवा के मार्ग से राजस्थान में प्रवेश किया और सांचौर से पालनपुर के पास चिकोलोदर पहाड़ी के पास होता हुआ सोमनाथ पहुंचा। वहां से लूट खसूट कर वह फिर से राजस्थान के मार्ग से न होकर कच्छ और सिंध पार कर 1026 यानी 1026 ईस्वी में गजनी पहुंच गया। वैसे राजस्थान के राजनीतिक जीवन पर महमूद के आक्रमण का कोई विशेष प्रभाव तत्क्षण न पड़ा, परंतु इस आक्रमण से उसके पिछले शासकों और सेनाध्यक्षों को राजस्थान में संगठन के अभाव का अनुमान हो गया। उनको यहाँ अपने प्रभाव क्षेत्र को विकसित करने का मार्ग मिल गया, जो राजस्थान के लिए एक दुर्भाग्य की बात थी। यदि महमूद को जैसलमेर के मार्ग में ही रोक दिया जाता या सांचौर पहुंचने पर संगठित योजना से उसका मुकाबला किया जाता तो भारतवर्ष का इतिहास ही दूसरा होता। महमूद के उत्तराधिकारी, जो उत्तर पश्चिमी सीमांत भागों के अधिकारी थे, राजस्थान के आसपास आक्रमण करते रहे। 1079 ईस्वी में सुल्तान इब्राहिम ने भारत के पश्चिमी तट पर अधिकार स्थापित कर लिया और संभवतः उसने शाकंभरी के दुर्लभ राज की हत्या कर दी। इसी तरह गजनवी का भय नाडोल तक फैल गया। असराज ने नाडोल के शासक पृथ्वीपाल की तुर्कों के विरुद्ध सहायता की थी, जैसा एक अनुदान से स्पष्ट है। आगे चलकर मासूद तृतीय ने मालानी पर अधिकार कर लिया और सुल्तान बहराम के गवर्नर बाइलिम ने नागौर को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया था। उसने अपने स्वामी से स्वतंत्र होने की चेष्टा को साकार रूप नागौर जैसे स्थान को प्राप्त करके दिया था। उसने नागौर के आसपास के भागों पर अपने लड़कों को नियुक्त कर दिया और अपने खजाने, सेना और आश्रितों को यहाँ लाकर राजस्थान को अपने राज विस्तार का क्षेत्र बनाना चाहा। यह अच्छा हुआ कि वह अपने स्वामी बहराम से परास्त होकर मुल्तान से फिर यहाँ न लौट सका। शीघ्र ही शाकंभरी और अजमेर के स्वामी अरुणोराज ने अजमेर के निकट इन तुर्की सैनिकों को करारी हार देकर राजस्थान के पहले के पराभव का बदला चुकाने में सफलता दिखाई। इसी तरह गजनी वंश के खुसरो मलिक को भी विग्रहराज चतुर्थ ने परास्त कर चौहान शक्ति का परिचय दिया था। इन प्रारंभिक तुर्कों के आक्रमण से यह स्पष्ट है कि राजपूत शासक का उस समय तक एक शौर्य का स्तर था, जिसके कारण गजनवी वंश के आक्रमण से राजस्थान को कोई हानि न उठानी पड़ी। परंतु साथ ही साथ इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि राजस्थानी नरेशों ने चौहानों के साथ एक होकर इस शक्ति को नष्ट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वे अपने अपने वंश की प्रभुता बढ़ाने की होड़ में लगे रहे और उनके पारस्परिक वैमनस्य का भी अंत न कर सके। जब मासूद और खुसरो मलिक के समय गजनी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, राजस्थानी नरेशों का संगठन बड़े काम का होता। ऐसी अवस्था में यदि गजनी शक्ति को उत्तरी पश्चिमी सीमा में पनपने न दिया जाता तो गोरी आक्रमण की संभावना न होने पाती। परंतु पिछले गजनवियों का अस्तित्व तथा गोरी वंश की शक्ति
चौहानों तथा भारतीय स्वतंत्रता के लिए घातक सिद्ध हुई। यहाँ से आरंभ होने वाला संघर्ष सदियों का एक क्रमिक घटना चक्र बन गया, जिसका वर्णन क्रमशः किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि आगे के भागों में हम वर्णन करेंगे, किंतु आपको याद दिला दें, पृथ्वीराज चौहान को हमने आपको पिछले व्याख्यानों में पढ़ाया हुआ है, जिसमें प्रारंभिक चौहान शासक एवं पृथ्वीराज चौहान तृतीय की चर्चा इकाई 1 में की थी। उस दौरान घोरी और चौहान के पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा के संघर्ष का राजस्थान के जनजीवन में जो प्रभाव पड़ा वो भौतिक रूप से बहुत अधिक दिखाई नहीं पड़ रहा था, किंतु आगे राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का जो प्रतिरोध किया गया या जिस प्रकार के संबंध रहे उसको समझने की आवश्यकता है। अमूमन जो रणथंभौर के चौहान राज्य की साथ दिल्ली सल्तनत का संबंध था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के अधिकारियों के साथ रहा और हमीरदेव चौहान ने इनका वीरतापूर्वक सामना किया। कालांतर में जालौर के अखेराज सोनीगरा ने दिल्ली के सुल्तानों का सामना किया। कानड़ दे प्रबंध पंडित पद्मनाभ की रचना हमें अखेराज के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जिसको यथास्थान प्रस्तुत किया जाएगा। फिलहाल इस व्याख्यान के प्रारंभ में प्रस्तावना बतौर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राजपूत शासकों द्वारा तुर्कों का प्रतिरोध जो किया गया मुख्य रूप से आपके जो पाठ्यक्रम में भी संदर्भित है और है भी, जालौर, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। तो इन 3 रियासतों के संदर्भ में आपको तुर्क प्रतिरोध को पढ़ना है, जिसे हम आगे के व्याख्यानों में पूरा करेंगे। इस व्याख्यान में सिर्फ आपके समक्ष एक भावभूमि प्रस्तुत की गई है, और यदि इससे संदर्भित आपके समक्ष कोई जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।